देश में खबर तो बहुत से है। देश के में चुनाव है, पीएम मोदी पर संगीन आरोप है, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में बहुत से अपडेट हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक खबर यह भी है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार के बाद बिहार अब नए मुख्यमंत्री की तलाश में है। पटना से दिल्ली तक सियासी गलियारों में खूब चहल पहल है और हर रोज नया नाम, नई अटकलें उड़ रही हैं। खबरों की दुनिया का सबसे स्मार्ट किरदार सूत्र भी टीवी चैनलों और अखबारों की हेडलाइन में हर रोज अंदाज बदलते देखा जा रहा है। इसी सूत्र के मुताबिक खबर है कि 25 मार्च को दिल्ली में भाजपा और आरएसएस के टॉप लीडरों के बीच बैठक हुई। इसमें बिहार सीएम को लेकर आरएसएस ने अपनी पहली पसंद खांटी भाजपाई और दलित चेहरा को बताया है। वहीं दूसरी पसंद अति पिछड़ा वर्ग से कोई चेहरा यानी कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही बिहार सीएम को लेकर तमाम अटकलें हैं, कयास हैं। लेकिन तमाम अटकलों और कयासों के बीच आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा वो नाम जो अब बिहार सीएम के नाम के रेस में सबसे आगे है, सबसे नए हैं और सबसे मजबूत हैं। कौन होगा बिहार का अगला सीएम के साथ ही आपको यह बताऊंगा कि सम्राट चौधरी और फॉरवर्ड नेताओं का क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है वीटी चोखा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि खबर यह है कि बिहार के नए सीएम को लेकर दिल्ली में आरएसएस और भाजपा नेताओं के बीच 2 दौर की बैठक हो चुकी है। इसमें संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा है, इसलिए सोच समझकर नेता चुनने की जरूरत है। आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि नेता ऐसा हो जो पार्टी की विचारधारा से गहरे से जुड़ा हुआ हो, इससे कार्यकर्ताओं में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई है कि दलितों की आबादी राज्य में सबसे ज्यादा है और पिछले 35 सालों से राज्य में ओबीसी के पास ही सत्ता है। संघ का मानना है कि बिहार की बड़ी आबादी दलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की है और इन वर्गों को अब तक शीर्ष नेतृत्व में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही वजह है कि अब पार्टी इन वर्गों से मुख्यमंत्री चेहरा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में दलितों की आबादी करीब 19.65% है, जो एक बड़ा वोट बैंक है और अब तक भाजपा के किसी भी राज्य में दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में दलित मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ बिहार तक सीमित फैसला नहीं होगा, बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों पर भी पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि संघ ने भाजपा नेतृत्व को 3 विकल्प सुझाए हैं। पहला दलित, दूसरा ईबीसी और तीसरा महिला उम्मीदवार। साथ ही यह भी कहा गया है कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी राजनीति में कम से कम 15 साल का भविष्य बाकी हो, ताकि लंबे समय तक नेतृत्व स्थिर रह सके। अब उस 3 ऑप्शन में से सबसे पहले बात करते हैं दलित चेहरे की। तो 2 नाम जो है सबसे आगे चर्चा में है। पहला नाम है जनक राम, जो गोपालगंज से आते हैं और फिलहाल विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। जनक राम पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और सांसद भी बने। जनक राम रविदास जाति से आते हैं, जो बिहार के दलित वर्ग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है। यह जाति पासवान समाज के लगभग बराबर मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे रही है। ऐसे में भाजपा इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए जनक राम पर दांव खेल सकती है। दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और युवा दलित चेहरा माने जाते हैं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के बेटे हैं और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। अपनी आक्रामक शैली और स्पष्ट विचारों के कारण वह पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह पहचान बना चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान उसी पासवान समाज से आते हैं जिससे चिराग पासवान भी जुड़े हैं और यही समाज बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा है। खास बात यह भी है कि पासवान समाज को अक्सर फॉरवर्ड वर्गों के साथ संतुलन बनाकर चलने वाला माना जाता है। ऐसे में अगर इस समाज से मुख्यमंत्री बनता है तो भाजपा एक साथ कई सामाजिक समीकरण साध सकती है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी कि ईबीसी की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। लगभग 36% से ज्यादा ईबीसी में कुल 112 जातियां आती हैं और यह वर्ग लंबे समय से नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की स्थिति में इस वर्ग में नाराजगी की संभावनाएं हैं और भाजपा इसे मुख्यमंत्री पद देकर संतुलित करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, क्योंकि ईबीसी की 112 जातियों में से सिर्फ 8 जातियों की आबादी 1% से ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी एक जाति से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बाकी जातियों में असंतोष बढ़ सकता है। खैर, अब उन नामों की चर्चा कर लेते हैं जिनका नाम इस समाज से आगे चल रहा है। ईबीसी से मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में 3 नामों की चर्चा है। पहला नाम है अभय कुमार गिरी, जो गोस्वामी समाज से आते हैं और लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाई है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काम किया है। दूसरा नाम है संजीव चौरसिया, जो दीघा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका परिवार भी लंबे समय से भाजपा और संघ से
जुड़ा रहा है और उनके पिता गंगा प्रसाद चौरसिया राज्यपाल भी रह चुके हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार का, जो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और छात्र राजनीति से लेकर मंत्री पद तक सफर कर चुके हैं। वह चंद्रवंशी समाज से आते हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बिहार में सीएम को लेकर तीसरी पसंद महिला है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने महिला मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। महिला सीएम संघ की तीसरी पसंद है। भाजपा किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि बिहार में महिला वोटर नीतीश कुमार से जुड़ाव रखती है। एनडीए का बड़ा वोट बैंक महिला ही है। भाजपा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसलिए बिहार में महिला मुख्यमंत्री को बनाकर देश की महिलाओं को मैसेज दे सकती है। दिल्ली में अभी महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वह छोटा राज्य है, इसलिए बिहार में बनाकर बड़े स्तर पर एक समीकरण बनाने की कोशिश होगी। इन सब के बीच एक दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री के रेस में अब ओबीसी और जनरल कास्ट के नेताओं की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। ओबीसी वर्ग ने लंबे समय तक सत्ता संभाली है और भाजपा भी अब इस समीकरण को बदलने की मूड में है। ओबीसी से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सम्राट चौधरी सबसे प्रमुख है। वह फिलहाल डिप्टी सीएम है और कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन उनकी दावेदारी कुछ कारणों से कमजोर मानी जा रही है। पहला कारण उनका राजनीतिक इतिहास है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आरजेडी से की, फिर जेडीयू में गए और फिर भाजपा में आए, जबकि भाजपा आमतौर पर अपने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही शीर्ष पद देती है। दूसरा कारण यह है कि भाजपा पहले ही उत्तर प्रदेश में इसी समाज से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना चुकी है और बिहार में भी इस समाज को अन्य तरीकों से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अब बात करें जनरल कास्ट की, तो यहां भी संभावना काफी कम नजर आ रही है। हालांकि दो नाम चर्चा में हैं, मंगल पांडे और विजय कुमार सिन्हा। मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं और लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं और फिलहाल डिप्टी सीएम हैं। लेकिन भाजपा के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टी इस बार कोई बड़ा सामाजिक संदेश देने की तैयारी में है और यही कारण है कि दलित और ईबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखिए, बिहार में जो सीएम बनाए जाएंगे, अगर वो ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग से बनाया जाता है तो इस घटनाक्रम का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनाव में भी इसका खास असर पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जहां दलित आबादी बड़ी संख्या में है। सूत्रों का कहना है कि संघ और भाजपा इस फैसले के जरिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक संतुलन के साथ राजनीतिक विस्तार भी शामिल है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा किस चेहरे पर भरोसा जताएगी। क्या बिहार को पहली बार दलित मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर ईबीसी वर्ग से कोई नया चेहरा सामने आएगा? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में हुई इन बैठकों के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तस्वीर और साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। आप देख रहे थे विक्ट्री चोखा का यह रिपोर्ट। आप बताइए कि आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा, या फिर आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? बिहार का अगला सीएम किस समाज से हो सकता है, कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विक्ट्री चोखा।